नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल देव जी के ट्रिक में। दोस्तों हम लोग यहाँ पर जीएस का टेस्ट लगाएंगे, जहाँ पर ज्योग्राफी से लगभग 25 प्रश्नों का यह टेस्ट बनाया गया है। आपके लेवल का है, बहुत ही अच्छे प्रश्न रखे गए हैं, चुन चुन के प्रश्न रखे गए हैं, जैसा कि वर्तमान में आ रहा है। अगर आप लोअर 2 की तैयारी कर रहे हैं या मंडी परिषद की तैयारी कर रहे हैं तो ये कृषि एवं पशुपालन से संबंधित वीडियो है। बहुत ही लाजवाब आपके यहाँ पर प्रश्न हैं। तो चलते हैं यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। और अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं और बेहतरीन तैयारी यहाँ पर आप कर सकते हैं, जो कि आपको चैप्टर वाइज यहाँ पर तैयारी कराई जाती है। तो चलते हैं यहाँ पर आपका क्वेश्चन कह रहा है, जो कि हमने पिछले वीडियो में इस क्वेश्चन का कमेंट किया था, सभी लोगों ने लगभग सही जवाब दिया है। इसका कह रहा है, देश में प्रथम कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना किस वर्ष हुई थी। तो देश में प्रथम जो कि कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी, ऑप्शन राइट आपका हो जाएगा यहाँ पर बी नंबर, 1960 में हुई थी। ठीक है, 1960 में हुई थी। तो ये कहाँ हुई थी, किस नाम से हुई थी? तो ये हुई थी गोविंद बल्लभ पंत कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, जो कि पंतनगर कहाँ पड़ता है? उधमपुर जिला। उधमपुर जिला कहाँ पड़ता है? आपके उत्तराखंड में पड़ता है। ठीक है, तो ये भारत का प्रथम कृषि विश्वविद्यालय है और इसका उद्घाटन पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा 17 नवंबर 1960 को उत्तर प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय के नाम से किया गया था। वर्ष 1972 में इसका नामकरण उत्तर प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री जो कि गोविंद बल्लभ पंत के नाम से किया गया था। और इस विश्वविद्यालय को भारत में हरित क्रांति का अग्रदूत भी माना जाता है। ठीक है, हमने उत्तराखंड इसलिए बोला है क्योंकि वर्तमान में उत्तराखंड है, वैसे आपका क्या हुआ था, आपका यूपी में हुआ था। ठीक है, समझ गए ना। और इस विश्वविद्यालय को भारत में हरित क्रांति का अग्रदूत भी माना जाता है, ये भी पॉइंट आपको याद रखना है। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। और अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक भी करिए। नेक्स्ट कह रहा है, कोई डेयरी किसान किस तरह से अपने पशुओं का चारा उपभोग कम करके अपने दुग्ध उत्पादन को बढ़ा सकता है। मतलब कि पशुओं को चारा कम कर दे, किस प्रकार से कि उनका आपका दूध बढ़ जाए। ठीक है, दूध उनका बढ़ जाए तो क्या कर सकते हैं, वो क्या करें? ऑप्शन बी हो जाएगा, आहार सांद्रण की पूर्ति में वृद्धि कर दे। ठीक है, मतलब क्या हुआ कि पशुओं की चारे की गुणवत्ता में वृद्धि तथा उसमें पोषक तत्वों में वृद्धि करके चारे की मात्रा कम होने पर भी दुग्ध उत्पादन को बढ़ाया जा सकता है। मतलब कि जैसे मनुष्य को पौष्टिक आहार दीजिए, वैसे अगर पशुओं को आप आहार अच्छा देते हैं तो वो कम भी दोगे तब भी उनकी गुणवत्ता और दूध देने की जो कह सकते हैं दूध अधिक दे सकते हैं। ठीक है ना, ऑप्शन आपका बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट कह रहा है आपसे यहाँ पर, भारत में शीत ऋतु में शीतोष्ण पश्चिमी विक्षोभों से होने वाली वर्षा किन फसलों के अधिक उत्पादन में सहायक होती है। ठीक है ना, तो अपने भारत में शीतोष्ण अर्थात सर्दियों में आपकी वर्षा होती है। ठीक है, और ये किस लिए, मतलब किस फसल के लिए ज़्यादा ही सहायक होती है? तो कह सकते हैं कि ऑप्शन राइट आपका हो जाएगा रबी की, क्योंकि सर्दियों में कौन सी फसल होती है? रबी होती है। लगभग अक्टूबर नवंबर में बोई जाती है और आपके मार्च अप्रैल में काट ली जाती है। तो इसमें से जो सर्वोत्तम और सबसे ज़्यादा सहायक होने वाली फसल आपकी हो जाएगी रबी की फसल। ठीक है, और ये पश्चिमी विक्षोभ ये कह सकते हैं कि भूमध्य सागर एवं कैस्पियन सागर से आर्द्रता ग्रहण कर भारत में वर्षा कराते हैं। कहाँ से कराते हैं? तो ये कैस्पियन सागर और आपका भूमध्य सागर से आर्द्रता करते हुए भारत में वापस आते हैं और यहाँ पर सर्दियों में बारिश कराते हैं, जिससे रबी की फसल को फायदा मिलता है, जैसे गेहूं वगैरह होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि बाण बनाना, एकत्रित करना और ऊन कटाई जैसी कुछ गतिविधियां किससे संबंधित हैं। ये गतिविधियां किससे संबंधित हैं? ऑप्शन राइट आपका हो जाएगा यहाँ पर ए नंबर, जो कि भेड़ पालन। ये जो बाण बनाना, एकत्रित करना, ऊन कटाई, ये किससे संबंधित होते हैं? भेड़ पालन से होती हैं ये आपके। और मुख्य रूप से ऊन तथा मांस के लिए भी पाली जाती हैं। कौन? आपकी भेड़। मतलब ये जो भेड़ होती हैं ऊन और मांस दोनों के लिए ही पाली जाती हैं आपकी जो भेड़ें होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। क्वेश्चन आपके बहुत ही बेहतरीन है। वर्तमान में जैसे क्वेश्चन आपके बन रहे हैं वैसे क्वेश्चन आपके लेके आए हैं। लेवल आपका क्वेश्चन देखने का इजी होगा, लेकिन समझाने में आपको ज़्यादा यहाँ पर समझा देते हैं। कह रहा है, तिलहन की फसल के संबंध में नीचे दिए गए
कथनों में से कौन सा सत्य है? ठीक है, कौन सा सत्य है? तो देखते हैं भाई, इनको पढ़ के कह रहा है पहला कि इनका उपयोग खाद्य पदार्थ के रूप में तथा प्रसाधन उद्योग में कच्चे माल के रूप में करते हैं। किसका करते हैं? तो तिलहन का। ठीक है, ये बात तो सही कह रहा है। सेकंड भी देख लेते हैं, कह रहा है तिल उत्तरी भारत में खरीफ की फसल है तथा दक्षिणी भारत में रबी की फसल है। और ये दोनों बातें ही सही हैं कि तिल जो होता है उत्तरी भारत में खरीफ की फसल के नाम से जाना जाता है क्योंकि खरीफ में बोते हैं, और दक्षिण भारत में रबी क्योंकि मानसून दोनों ही क्या होते हैं, लगभग उसी के अकॉर्डिंग होते हैं। तो ऑप्शन यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन आपका हो जाएगा जो ए और बी दोनों हो गए। ठीक है, ए और बी दोनों। इसमें आते कौन है तिलहन में? तो जैसे कि मूंगफली, सरसों, नारियल, तिल, सोयाबीन, अरंडी, अलसी, सूरजमुखी भारत में उगाई जाने वाली प्रमुख तिलहन फसलें हैं। और इनमें से अधिकतर खाद्य फसलें देखा जाए तो भोजन बनाने में प्रयोग किए जाते हैं, परंतु इनमें से कुछ तिलहन होते हैं उनके बीजों को साबुन, प्रसाधन या श्रृंगार के रूप में करते हैं। और उबटन का नाम सुने हो, उबटन के रूप में भी कच्चे माल के रूप में इसका प्रयोग करते हैं। जो तिल होता है तिल, तो तिल उत्तर भारत में खरीफ की फसल और दक्षिण भारत में रबी की फसल है। जैसे कि अरंडी खरीफ और रबी दोनों ऋतुओं में पाई जाती हैं। जो अरंडी होती है, अरंडी मतलब आपने देखा होगा, तो अरंडी की जो फसल होती है वो खरीफ की फसल और रबी दोनों ऋतुओं में आती है। करीब वो आपकी 10 मंथ लग जाता है ना उसको मतलब कि तैयार करने में। इस कारण से जो अरंडी होती है वो आपकी खरीफ और रबी दोनों में ही आती है। ठीक है फ्रेंड्स, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन आपसे कह रहा है यदि खाद्यान्नों का सुरक्षित संग्रह सुनिश्चित करना हो तो कटाई के समय उसमें आर्द्रता अंश कितने प्रतिशत से अधिक नहीं होना चाहिए? समझ गए ना क्वेश्चन क्या कह रहा है कि खाद्यान्नों को सुरक्षित संग्रह अर्थात सुरक्षित रखना है तो कटाई के पहले जो आर्द्रता उसमें कितनी प्रतिशत से अधिक नहीं होना चाहिए? तो ये कितनी नहीं होनी चाहिए? ऑप्शन राइट आपका हो जाएगा 9 का ए नंबर अर्थात 14% से अधिक नहीं होना चाहिए ताकि सापेक्षिक आर्द्रता निश्चित रहे। ठीक है, और ये जो वर्ड बोला गया है कि कितना % रहना चाहिए, तो आपके खाद्य एवं कृषि संगठन जो कि FAO के मानकों के अनुसार ये बताया गया कि 14% से अधिक आर्द्रता नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है भारत में रबड़ का पौधा कहाँ से लाया गया है? भारत में रबड़ का पौधा कहाँ से लाया गया है? तो ये लाया गया है, ऑप्शन राइट आपका बी हो जाएगा, ब्राजील से। कहाँ से लाया गया है? जो रबड़ का पौधा आया है भारत में वो आपका कहाँ से आया? ब्राज़ील से आया है। और ये ब्राज़ील में जो कि अमेजन बेसिन में आपका जंगली रूप में उगने वाले हेविया, ठीक है, क्या नाम है इसका, जो ब्राज़ील में नाम है इसका हेविया ब्राज़िलियंस वृक्ष के दूध को जमा कर प्राप्त किया जाता है। इसके बीज वर्ष जो लाए गए थे अपने भारत में 1876 में लाए गए थे, पारा जो कि ब्राज़ील में पड़ता है। ठीक है, और भारत में लाए गए तथा 1895 ईस्वी में इसे दक्षिणी केरल की पहाड़ी ढालों पर लगाए गए। कहाँ पर? ये केरल पर लगाए गए थे, दक्षिणी ढाल पर। इसीलिए जो रबड़ आपकी होती है तो कहाँ पर होती है? लगभग आपके केरल साइड में होती है। समझ गए होंगे इसका इतिहास कहाँ से आया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे यहाँ पर कह रहा है कि भारत में उगाई जाने वाली अधिकतर कॉफ़ी किस किस्म की होती हैं? भारत में उगाई जाने वाली अधिकतर कॉफ़ी किस किस्म की होती हैं? तो यहाँ पर ऑप्शन आपके 4 दिए हैं और इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका जो कि सी नंबर है, अरेबिका। अरेबिका भारत में कहवा या कह सकते हैं कॉफ़ी की 2 प्रजातियाँ होती हैं। ठीक है, एक होती है अरेबिका और एक होती है रोबस्टा। ठीक है, एक होती है आपकी रोबस्टा। यहाँ उगाई जाने वाली जो अधिकतर कॉफ़ी की किस्म होती है वो आपकी कौन होती है? अरेबिका होती है। अरेबिका काफ़ी मूल रूप से अफ्रीका के इथियोपिया देश का पौधा है। जो ये पौधा है आपका, ये आपका अफ्रीका के इथियोपिया देश का आपका पौधा है। ठीक है, समझ गए इस पॉइंट को। अगर आपको अच्छा लग रहा है और आपको लग रहा है कि इस चैनल पर काफ़ी नॉलेज मिल जाता है तो वीडियो को जरूर लाइक करिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ पर कह रहा है अगला क्वेश्चन कि मोटे अनाज के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? ठीक है, कौन सा सही है? तो यहाँ पर देखते हैं, पहला पॉइंट आपसे कह रहा है यहाँ पर कि मोटे अनाजों में पोषण तत्वों की मात्रा अधिक होती है। ये बिल्कुल बात सही है। आप लोगों को मोटे अनाज का सेवन भी करना चाहिए। कैसे? अभी बताते हैं आपको।
कह रहा है ज्वार बाजरा रागी भारत में उगाए जाने वाले प्रमुख मुख्य मोटे अनाज हैं। ये दोनों ही सही है, अर्थात आपका सी ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा, ए और बी दोनों। तो मोटे अनाज खाने से पोषक तत्व की मात्रा उसमें ज़्यादा होती है। जैसे कि गाँव के लोग होते हैं वो थोड़े हेल्दी होते हैं, क्यों? क्योंकि वो जो रोटी खाते हैं ना, तो वो थोड़ी सी मोटी वाली रोटी, उसमें कना वगैरह मिला लेते हैं, ठीक है, ताकि उसमें से ज़्यादा उनको पौष्टिक आहार मिल पाए। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। क्वेश्चन आपसे कह रहा है यहाँ पर कि निम्नलिखित में से कौन सी खरीफ की प्रमुख फसल नहीं है। खरीफ की फसल प्रमुख कौन सी नहीं है? यहाँ पर ऑप्शन आपका देख लीजिए कौन सा नहीं हो जाएगा। तो बी नंबर आपका जो गेहूं है, गेहूं आपकी खरीफ की फसल नहीं है, ये आपकी फसल रबी की है। खरीफ की फसलों के अंतर्गत क्या आती है उसको भी देख लीजिए। जैसे आपने चावल हो गया, ठीक है, गन्ना हो गया, कपास हो गया, ज्वार बाजरा मक्का, ये सभी खरीफ की फसल होती हैं। लेकिन रबी की फसल के अंतर्गत जैसे कि गेहूं, चना, जौ, सरसों, अलसी, ये आदि फसलें आपकी रबी की फसल आती हैं। ठीक है, अगर यहाँ पर खरीफ की बात करें तो खरीफ से एक पॉइंट होता है कि खरीफ फसलों के लिए एक उष्ण कटिबंधीय जरूरत होती है। मतलब जो उष्ण कटिबंधीय एरिया होता है उसे खरीफ की फसलों के अंतर्गत लाते हैं, वो मौसम उसके लिए ज़्यादा उत्तम होता है। और रबी फसलों के लिए शीतोष्ण कटिबंधीय जलवायु लाभकारी होती है। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि राष्ट्रीय केला अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है। राष्ट्रीय केला अनुसंधान केंद्र कहाँ पर स्थित है? ये कहाँ पर स्थित है भाई? तो ऑप्शन राइट आपका हो जाएगा, जो कि ए नंबर आपका है कौन? तिरुचिरापल्ली में। तिरुचिरापल्ली में है। कहाँ पड़ता है ये तिरुचिरापल्ली? तो आपके तमिलनाडु में है। ठीक है, जहाँ पर राष्ट्रीय केला अनुसंधान केंद्र आपका है। और यह केले के उत्पादन में वृद्धि के लिए फसल उत्पादन कमा फसल सुधार और फसल संरक्षण में कार्य करता है, जो कि राष्ट्रीय केला अनुसंधान कहाँ पर है? आपके तमिलनाडु तिरुचिरापल्ली में है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य इलायची का उत्पादन नहीं करता है। इलायची का उत्पादन नहीं करता है, तो कौन नहीं करता है? ऑप्शन आपका यहाँ पर सही हो जाएगा, डी नंबर उड़ीसा। उड़ीसा आपका इलायची का उत्पादन नहीं करता है। तो कौन कौन करते हैं? ये छोटी इलायची। ठीक है, छोटी इलायची कौन करता है? बड़ी इलायची, उसको भी बताते हैं। तो यहाँ पर आपको बस इलायची की बात किया है, तो हम आपको बता रहे हैं छोटी इलायची के मुख्य उत्पादक जो राज्य हैं छोटी इलायची के, वो आपके हैं केरल, कर्नाटक तथा तमिलनाडु। केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु, ये छोटी इलायची है। जबकि बड़ी इलायची के मुख्य रूप उत्पादन में है आपका सिक्किम व पश्चिम बंगाल। मतलब कि बड़ी इलायची कहाँ पर होती है? सिक्किम में होती है, फिर पश्चिम बंगाल है। ठीक है, और इसमें से आपका जो उड़ीसा है, यहाँ पर आपका इलायची का उत्पादन नहीं होता है। बिल्कुल ये पॉइंट याद रखना। नेक्स्ट कह रहा है क्वेश्चन आपसे, गेहूं की खेती के लिए निम्नलिखित में से क्या आवश्यक है। गेहूं की खेती के लिए क्या आवश्यक है? तो यहाँ पर देखिए भाई, आपका ऑप्शन दिया है कि सामान्य तापमान व भारी वर्षा। दूसरा कह रहा है आर्द्र तापमान व भारी वर्षा, आर्द्र तापमान व सामान्य वर्षा, सामान्य तापमान व सामान्य वर्षा। ये बिल्कुल आपका राइट आंसर है कि सामान्य तापमान होना चाहिए, सामान्य वर्षा होती है। ठीक है, लगभग कितना होना चाहिए? तो सामान्य जो वर्षा होती है, वर्षा वो लगभग 10 से मतलब कह सकते हैं कि 10 सेंटीमीटर से आपकी 15 सेंटीमीटर तक वर्षा के मध्य हो जाए तो भी हो जाएगा। तापमान लगभग इतनी हो जाए। ठीक है, और यहीं पर जो टेम्परेचर लगभग आपका है, ठीक है, 10 से 15 टेम्परेचर हो जाए और 20 से 25 mm आपकी जो बारिश होती है, ज़्यादा इसकी ज़रूरत नहीं होती है। और गेहूं के उगते समय देखा जाए तो ठंडी तथा आर्द्र जलवायु की आवश्यकता होती है। जब गेहूं उगता है उस समय ठंडी तथा आर्द्र जलवायु की आवश्यकता होती है। और जब ये पकता है तब इसको टेम्परेचर कितना होना चाहिए? 20 से 25 डिग्री सेंटीग्रेड लगभग इसको तापमान की आवश्यकता होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि अदरक का तना जो मिट्टी में उगता है, अदरक का तना जो मिट्टी में उगता है और खाद्य का संग्रहण करता है, वह कहलाता है। ठीक है, अदरक का तना जो मिट्टी में उगता है और खाद्य का संग्रह है, वह कहलाता है। तो अदरक का खाने वाला जो भाग होता है उसे हम लोग बोलते हैं क्या? तो प्रकंद बोलते हैं। इसे क्या बोलते हैं? प्रकंद बोलते हैं। अदरक जिसे कह सकते हैं कि इंग्लिश में उसे बोलते हैं जिंगर। ठीक है, जिंगर का तना जो कि मिट्टी में उगता है तथा खाद्य का संग्रह करता है, और यह कहलाने वाला भाग का होता है प्रकंद कहलाता है। ठीक है, ऑप्शन राइट आपका यहाँ पर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है यहाँ पर कि खरीफ की फसल बोई जाती है। खरीफ की फसल बोई जाती है, ये कब बोई जाती है?
ऑप्शन राइट यहाँ पर देख लीजिए बोई जाती है, किसके अकॉर्डिंग होती है, तो ऑप्शन राइट 18 का यहाँ पर जवाब हो जाएगा ए नंबर, दक्षिण पश्चिम मानसून के प्रारंभ होने पर। अब ये थोड़ा ऑड लगेगा, अगर आपने पढ़ा है तो अब आपको मानसून भी बताना पड़ेगा क्योंकि ऐसा क्वेश्चन आ गया है। तो ये जैसे आपका भारत है तो दक्षिण पश्चिम मतलब ये आपका पश्चिम है, ये आपका दक्षिण है, ठीक है, यहाँ पर आपका दक्षिण है, तो यहाँ पर आपका दक्षिण है, तो ये वाला एरिया होता है दक्षिण पश्चिम, मतलब जो केरल के मालाबार से उठता है तट से जो मानसून, ये आपका ऐसे जाता है फिर भारत में आपकी वर्षा करता है। तो यही होता है जो कि खरीफ की फसल के लिए आपका ज़रूरी होता है, ठीक है। और खरीफ की फसल आपकी होती कब है, तो आपकी लगभग जून जुलाई में बो दी जाती है, ठीक है, या जुलाई अगस्त बोल दीजिए, और आपकी अक्टूबर नवंबर में काट ली जाती है। समझ गए होंगे इसके बारे में, तो वीडियो को लाइक भी कर दीजिए, काफ़ी अच्छे से आपको समझा भी रहे हैं, समय भी लग रहा है। यहाँ पर नेक्स्ट कह रहा है वर्ष भर बोई जाने वाली फसल कौन सी है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आपका है कि वर्ष भर बोई जाने वाली फसल है, जो कि ऑप्शन राइट आपका यहाँ पर हो जाएगा 19 का डी नंबर, मक्का, ठीक है। मक्का एक प्रमुख नकदी फसल है, ये भी याद रखना कि मक्का कैसी है, नकदी फसल है जो वर्ष भर बोई जाती है। यहाँ पर गेहूं की बात करें कि गेहूं आपका शीतोष्ण जलवायु की फसल है, तथा जो उड़द है, उड़द ये शुष्क जलवायु की फसल है, लेकिन जो मक्का है ये वर्ष भर बोया जा सकता है, ठीक है ना फ्रेंड्स। और आपका 20 नंबर क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि वर्षा ऋतु के मौसम के बाद उगाई जाने वाली फसलें क्या कहलाती हैं। वर्षा ऋतु के मौसम के बाद उगाई जाने वाली फसलें क्या कहलाती हैं। काफ़ी दिक्कत आ गई इस क्वेश्चन पर कि ये खरीफ कह रहा है या रबी कह रहा है, ठीक है, क्योंकि कह रहा है वर्षा ऋतु के बाद, ठीक है, तो बाद में यहाँ पर ऑप्शन क्या हो जाएगा, क्योंकि बाद बारिश अपने यहाँ पर कितनी होती है, लगभग आपकी जून जुलाई से स्टार्ट होती है और आपकी सितंबर अक्टूबर तक चलती है, तो इसमें तो नहीं होगा। और अक्टूबर नवंबर में आपकी जो उगाई जाती है वो आपकी रबी की फसल होती है। ऑप्शन राइट आपका बी हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है फ्रेंड्स। और इसके बाद लास्ट क्वेश्चन जो कि आपको कमेंट करके बताना है, और ये हमारे वीडियो का अंतिम क्वेश्चन है। जो अगला वीडियो होगा आपको जस्ट मिल जाएगा, ठीक है, प्लेलिस्ट आपकी बना दी गई है, तो प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं, क्योंकि लगभग दिन में 2-3 वीडियो आपके बना दी जाते हैं, तो हो सकता है कि उसी दिन आपका ये वीडियो मिल जाए। तो प्लेलिस्ट बना दी गई है। लोअर पीसीएस की तैयारी अगर कर रहे हैं तो ज़बरदस्त आपको यहाँ पर डिफाइन किया गया है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आपका जो 21 नंबर है क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य कॉफ़ी का सबसे अधिक उत्पादन करता है। कॉफ़ी का सबसे अधिक उत्पादन करता है, 4 ऑप्शन है, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, गोवा। आपको कमेंट करके बताना है, सभी बच्चे कमेंट करेंगे और हम देखते हैं कि हमारे पुराने बच्चे भी हैं जो कि कमेंट करते हैं या नहीं करते हैं, या सिर्फ इस समय वो लोग मस्ती करते हैं, पढ़ाई नहीं करते हैं। ठीक है, आप लोग पढ़ाई करिए, काफ़ी दिन से आप जुड़े हुए हैं और आपको इतने अच्छे से डिस्क्राइब करके बताते हैं। ठीक है, आप किसी लाइव वाले चैनल में अगर देखते हैं तो आप लगभग 20 ही प्रश्न पढ़ेंगे, पूरा 1 घंटे का समय निकल जाता है। लेकिन यहाँ पर हम लोग अगर 25 क्वेश्चन कराते हैं तो लगभग 20 मिनट का समय लेते हैं, लेकिन उसके बारे में गहनता से अध्ययन करा देते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आपको अच्छा लगा है वीडियो तो लाइक करो, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और प्लेलिस्ट में जितने भी वीडियो बना दिया है तो प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं, जो कि लोअर पीसीएस के नाम से आपका वहां पर चैनल प्लेलिस्ट बनी है, तो उसको भी देखिए। हम लोग मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।